Good morning, students. We are going to start our second chapter of history for class 8th. Chapter is from trade to territory. जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हमने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब आपके पास जो 8th क्लास का सिलेबस है उसमें आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री में हम 1707 से लेके आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब से आगे की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुगल डायनेस्टी 1707 में एक तरह से खत्म से हो जाती है या एक तरह से समझो पावरलेस हो जाती है। औरंगजेब के बाद जो भी शासक दिल्ली के शासन सत्ता पर आता है वो इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत नहीं होता कि वो पूरे देश को एक सूत्र में बांध के रख सके, ताकत उसके पास नहीं रहती है। इसका फायदा जो बाहर से आने वाले व्यापारी हैं वो उठाते हैं और इनमें ब्रिटिशर्स का नाम सबसे मजबूती के साथ उभरता है। तो यूरोप जो देश है, यूरोपियन देश जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के व्यापारी यहाँ पर आते हैं और 1600 में ये एलिजाबेथ प्रथम से अथॉरिटी लेते हैं व्यापार की ईस्ट में, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पर व्यापार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं और वहां से धीरे धीरे व्यापार करते धीरे धीरे वो ट्रेड से यानी व्यापार से लेके और एक विस्तृत साम्राज्य तक पहुंच जाते हैं और पूरे भारत को एक समय में आते आते वो यहाँ पर पूरा उसको एनेक्स कर देते हैं, यानी उस पर आधिपत्य स्थापित कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से आती है, ब्रिटेन से आती है और भारत की तरफ, ईस्ट की तरफ आती है, जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली वो लोग मसालों के व्यापार के लिए आए थे और मसालों के व्यापार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉटन पे आते हैं, सूत पे आते हैं और इसका व्यापार इतना बढ़ जाता है कि इनको धीरे धीरे व्यापार में जब दिक्कतें आती हैं तो ये फिर उनके शासकों के ऊपर उनके सारे को धीरे धीरे अधिग्रहित करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली वो एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री तो सूरत में स्थापित की थी, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र के लिए उन्होंने सबसे पहले बंगाल से शुरुआत की थी, कलकत्ता से, हुगली नदी के किनारे से शुरुआत की थी और बंगाल के ही ऊपर उन्होंने सबसे पहले अपना राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित किया था। बंगाल में सिराजुद्दौला जो तब उस समय का शासक हुआ करता था, सिराजुद्दौला को हराने के बाद उन्होंने वहां पर पूरी तरह से बंगाल के राज्य को आधिपत्य कर लिया था और वहां पर एक पपेट शासक, पपेट में होता है कठपुतली शासक स्थापित किया और उस कठपुतली शासक के माध्यम से उन्होंने पूरे बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब क्या होता है कि जैसे जैसे उन्होंने ट्रेड बढ़ाया, ट्रेड के व्यापार बढ़ने के साथ साथ उनकी आकांक्षाएं बढ़ती गई, उनकी हॉबीज बढ़ती गई और इस बीच में जो उनके जो स्थानीय शासक थे, खास करके इसमें सिराजुद्दौला का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। सिराजुद्दौला ने ही उनको सबसे पहले ट्रेड करने से या उनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का प्रयास किया था। इस प्रयास में सिराजुद्दौला ने एक बार उनको पूरी तरह से डिफीट भी किया था 1764 में, लेकिन कुछ जैसे कि अंग्रेजों ने, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया ही था कि उन्होंने हर तरह की नीति अपनाई थी, बहुत लालच दे करके, बहुत फूट डाल करके कई सारी बातें उन्होंने करी थी इसको जीतने के लिए। तो उन्होंने वहां पर सिराजुद्दौला की सेना में ही फूट डाल दी और मीर जाफर को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था। उन्होंने 1764 का जो बक्सर का जो प्लासी का जो युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में उन्होंने सिराजुद्दौला को हरवा दिया था
किसी नीति के तहत, और उसको मीर जाफर को वहां पर जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसको उन्होंने अपनी तरफ करके और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया था और मरवा दिया था और उसको पपेट शासक बना दिया था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जब बंगाल को उन्होंने पूरी तरह से अपने अधिकार में कर दिया, बक्सर के आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764, उसके बाद यद्यपि बंगाल में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मीर जाफर के बाद उससे नाराज होकर के मीर कासिम को बिठाया, फिर मीर कासिम से नाराज हुए, फिर वापस मीर जाफर को बिठाया, फिर वापस मीर कासिम। तो ऐसा बार बार करते रहे, क्योंकि अपनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति जब नहीं हुई तो उन्होंने इस तरह से नीतियां चलाई कि एक जिसको मर्जी उसको बिठाते, जिसको मर्जी उसको निकाल देते सिंहासन से। तो ऐसा करते करते फिर उन्होंने बंगाल में जब पूरी तरह से अपने अधिकार में कर दिया तो उसके बाद उन्होंने अब अपने शासन को, रूल को एक्सपेंड करने का प्रयास किया। इसमें उनके जो सबसे निकटतम जो राज्य था वो अब मैसूर था, कर्नाटक के जो वर्तमान में है। और वहां पे जो शासक थे हैदर अली भी ताकतवर थे। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 के बाद जब वहां पर उनका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा तो टीपू सुल्तान ने भी पूरी ताकत के साथ ब्रिटिशर्स का विरोध किया। इस विरोध में टीपू सुल्तान ने के साथ उनके कई सारे युद्ध हुए, लेकिन 1799 में अंतिम युद्ध जो हुआ उसमें टीपू सुल्तान मारा गया, युद्ध में मारा गया, और मैसूर को भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि 1799 में 1799 में मैसूर का भी पतन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वार विद द मराठा। मराठा शक्ति जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में बड़ी ताकतवर शक्ति हुआ करती थी, अब उनका अगला टारगेट मराठा शासन था। मराठाओं के साथ भी उनके कई युद्ध हुए और अल्टीमेटली उन्होंने मराठाओं को भी पराजित कर दिया, क्योंकि मराठाओं को पराजित करने में अफगान शासक का भी हाथ था जिसने मराठाओं की शक्ति तोड़ दी थी, और उस कमजोर मराठा शासन को अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने आसानी से परास्त कर दिया। अब इनकी एक और नीति एक्सपेंड करने की और भी नीतियां थी। इसमें एक महत्वपूर्ण नीति है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, यानी गोद निषेध का अधिकार। बहुत से राज्यों को उन्होंने अपनी दूसरी और अन्य नीतियों से भी अपने अधिकार में ले लिया। उनमें एक है गोद निषेध का। मतलब ये हुआ जिस शासक का अपना बेटा ना हो उस शासक को दूसरे किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब कि जिस शासक का अपना बेटा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। इन्होंने 1848 टू 1856 तक ये गवर्नर जनरल थे भारत के। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स में सबसे पहले 1848 में सतारा, उसके बाद 1850 में संभलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी को इन्होंने पूरी तरह से एनेक्स कर दिया। स्टूडेंट्स, अब जबकि उन्होंने भारत के एक बड़े एरिया पर अधिकार कर लिया था, अब आवश्यक था कि उस बड़े एरिया को, बड़े क्षेत्र को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। इसके लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने अब नए एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स बनाए। स्टार्टिंग में इन्होंने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को 3 हिस्सों में बांटा। उनको उन्होंने प्रेसिडेंसीज कहा। 3 प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास करके। इन तीनों प्रेसिडेंसीज के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे और इनके ऊपर जो सुप्रीम पावर होती थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में होती थी। मतलब गवर्नर जनरल भारत में कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। इसमें वारेन हेस्टिंग्स का नाम सबसे पहले आता है, जो 1773 से 1782 तक यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे थे भारत में। और इन्होंने ही बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। 1773 में इन्होंने कानून के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में बड़ा काम किया था। एक कोर्ट की स्थापना की थी, कलकत्ता कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1773 में हुई थी।
और उसके जो हिस्से थे, उसके जो अंडर कोर्ट थे, उनकी स्थापना हुई थी। डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में उन्होंने कलेक्ट्रेट को जो कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको हम आज डीएम कहते हैं, वो बिठाए, और उसके अंडर में जो दीवानी न्यायालय हैं या फौजदारी न्यायालय हैं, जिनको हम सिविल कोर्ट, और जिसको सिविल कोर्ट टाट, और सिविल कोर्ट के अलावा एक क्रिमिनल कोर्ट। तो इस तरह से इन्होंने न्याय के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, द कंपनी आर्मी। अब बड़ा क्षेत्र है, बड़ा राज्य हो गया, अब आर्मी को भी इन्होंने अपडेट किया। जो पुरानी आर्मी थी, मुगल आर्मी थी, उसमें इतनी ज़्यादा जो मॉडर्निटी थी वो नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग आर्मी को नए तरीके से सेट किया और उसको ट्रेंड किया। जो घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे, उनको ट्रेनिंग दी, उनके पास नए नए हथियार दिए, और उनको एक बड़े संख्या में भारतीय सैनिकों को, भारतीय लोगों को भी सेना में भर्ती किया। हालांकि मेन जो आर्मी थी इनकी, या मेन जो प्रेफरेंस देते थे, ये ब्रिटिश सोल्जर्स को ही देते थे। और लेकिन इनके सहयोग के लिए भारतीयों ने भी बड़ी मात्रा में सेना को ज्वाइन किया था, और बड़ी मात्रा में भारतीयों ने वहां पर अपना सहयोग दिया था। इसी आर्मी के बल पर इन्होंने भारत देश के अंदर बहुत लंबे समय तक शासन कर पाया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस चैप्टर में व्यापार से लेके और राज्य स्थापना तक ब्रिटिश के बारे में पढ़ा। आपसे उम्मीद है आप इसको बुक की हेल्प लेकर के थोड़ा और डीप पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको भेजेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको लर्न करने का प्रयास करिए। थैंक यू।